आज का जो हमारा सेशन है दैट इज 7th सेशन। तो जो हम प्री सेशन देने वाले हैं उसका ये सेशन लास्ट होने वाला है। आपको अगर डिस्काउंट चाहिए, जो भी हमने आपको डिस्काउंट ऑफर दिया था फर्स्ट सेशन में, वो अगर आपको ग्रैदर करना है तो आपको आज या कल में आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज या कल में अगर आप पेमेंट करते हो तो यू विल एलिजिबल फॉर द 50% डिस्काउंट। कल आपका क्लोजिंग सेशन होगा जिसमें आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो उसमें कल का भी हमारा एक सेशन रहेगा जो कि इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में रहेगा, जो एक नए ट्रेनर की तरफ से लिया जाएगा, और उसमें आपका क्लोजिंग रहेगा। अगर आप उस सेशन तक के अगर पेमेंट करते हो, उस सेशन के बाद तुरंत पेमेंट करते हो या फिर आज पेमेंट करते हो, तो ही आपको जो 50% डिस्काउंट दिया गया है वो अवाइल होगा, अदरवाइज आपको वो डिस्काउंट अवाइल नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं आज के हमारे सेशन के बारे में, दैट इज मॉड्यूल 3 के बारे में। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 चैप्टर 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर मॉड्यूल 3 के बारे में, दैट इज मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ कासा। ठीक है, सेल का प्रोसेस किस तरह से होता है। ठीक है, हमें कासा बेचना तो है, हमें कोई क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स बेचना तो है, तो किस तरह से हम उसको सेल आउट करेंगे, किस तरह से हम मार्केटिंग करेंगे, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है, जो भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स है, या फिर अगर हमारे पास कोई हमें किसी का डिमैट अकाउंट ओपन करना है, हमें किसी का करंट अकाउंट ओपन करना है, सेविंग अकाउंट ओपन करना है, या फिर हमें कोई म्यूचुअल फंड बेचना है, ठीक है, या फिर हमें कोई इंश्योरेंस बेचना है, हमें कुछ सामने वाले को कुछ प्रोडक्ट ऑफर करना है, तो उस ऑफरिंग की उस उसकी प्रोसेस क्या होंगी, किस तरह से हम मार्केटिंग करेंगे। सम ऑफ द जो डिस्कशन हम करेंगे दैट इज कॉमन टू ऑल। जो कॉमन टू ऑल प्रोडक्ट, अगर आप किसी भी मार्केटिंग जॉब में काम करते हो, किसी भी सेल्स में का अगर आप हिस्सा होते हो, तो जो प्रोसेस रहेंगी वो क्या रहेंगी, सेम टू सेम रहेंगी। उसको एनालिस करने का तरीका क्या रहेगा, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस रहेंगी सेल्स की प्रोसेस हम समझेंगे, किस तरह से सेल्स प्रोसेस होती है और किस तरह से हम उसको बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये हमें एनबीएफसी के लिए, जो हम एनबीएफसी में अगर काम करते हैं या फिर बैंकिंग में काम करते हैं या फिर किसी भी सेल्स टीम में अगर हम काम करते हैं, तो सभी जगह पर अप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेल। तो सेल्स के प्रोसेस में कौन से सेगमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं, किस तरह से कोई प्रोडक्ट अगर हमें कस्टमर को ऑफर करना है या फिर किसी सर्विसेज को कोई कस्टमर को सर्विस ऑफर करना है, तो वो किस तरह से होगी। ठीक है, तो जो प्रोसेस रहेंगी सेल्स की या फिर कोई प्रोडक्ट बेचने की जो प्रोसेस होंगी, अगर हम सिस्टमेटिकली इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हम इजीली वो प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से बेच सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अच्छे तरीके से ये प्रोसेस को अगर फॉलो करते हैं तो हम बेहतर तरीके से उसको मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मार्केट में अच्छे कॉन्टैक्ट बना सकते हैं और अच्छे बेहतर लोगों तक हम उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा प्रोसेस का, दैट इज द प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नॉट ओनली इन केस ऑफ बैंकिंग, या फिर बैंकिंग में भी जो हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, उसके बाद इंश्योरेंस है या फिर जनरल इंश्योरेंस है, जो भी हम प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को, हमारे क्लाइंट को ऑफर करने वाले हैं, हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग देखना पड़ेगा, फाइंडिंग अ पोटेंशियल क्लाइंट देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा हमारा प्रोडक्ट है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि मेरा जो सेविंग अकाउंट है, मैं जिस बैंक में काम कर रहा हूँ, वो जो सेविंग अकाउंट है वो किसके लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, किसके लिए वो यूजफुल हो सकता है, कौन सा मेरा पोटेंशियल टारगेट कस्टमर होगा। ठीक है, मेरा जो सेविंग अकाउंट है वो बिजनेसमैन के लिए है, तो फिर मैं उसको रूरल एरिया में बेचूंगा तो जो मेरा जो सेविंग अकाउंट है वो क्या है, वो एक प्रिफरेंशियल अकाउंट है। ठीक है, वो हायर, जिसका इनकम लेवल हाई है, उस वही उसको ओपन कर सकता है। ठीक है, उसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो क्या है, वो क्वालिटी सर्विसेज है, वो बेहतर सर्विसेज है, जिसके चार्जेस मेरी बैंक ज्यादा चार्ज करती है, तो वो मैं रूरल एरिया में बेचूंगा तो काम होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, जो मेरा बैंक है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो बैंकिंग की बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उन सेगमेंट को करना चाहती है जिसको जो अनऑर्गेनाइज है। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर करंट अकाउंट ओपन करना है तो फिर मुझे किसको ढूंढना पड़ेगा, जो एसएमई सेक्टर है या फिर जो छोटे कारोबारी है, छोटे बिजनेसेस है, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है,
उनको ढूंढना पड़ेगा। तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंशिएशन कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए यूजफुल हो सकता है, दैट इज द फाइंडिंग अ पोटेंशियल क्लाइंट। दूसरा होगा क्वालिफाइंग, ठीक है, डिटरमाइन वेदर और नॉट लीड इज वर्थ परसुइंग। क्या, अगर मुझे कोई क्लाइंट मिल गया तो क्या उसकी जो नेटवर्क, जो उसकी एबिलिटी है, उसका इनकम लेवल है, या फिर जो मेरा प्रोडक्ट है उसके लिए वो अप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, जो भी मेरा क्लाइंट है, अगर मैं कोई अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर मैं पीएमएस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? पीएमएस अगर मुझे बेचना है तो मेरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें 25 लाख रुपीज का है। तो जो क्लाइंट है क्या वो 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो उसको फॉलो अप लेने में मुझे कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो जो मैं प्रोडक्ट देना चाहता हूँ वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्लाइंट 4 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अगर उसको आप बोलेंगे 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करो, क्या हो जाएगा? देयर इज अ गैप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या रहेगा? क्वालिफाइंग, कि जो भी आप प्रोडक्ट देना चाहते हो, ठीक है, तो क्या वो पर्सन उसको क्वालिफाई करता है या फिर ओवर क्वालिफाई करता है, आप उसको छोटा प्रोडक्ट दे रहे हो। तो ये क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप रहेगा। उसके बाद रहेगा पिचिंग। पिचिंग मतलब प्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना। पहले क्या करना पड़ेगा? क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा, उसकी क्या एबिलिटी हो सकती है, किस तरह का प्रोडक्ट उसको जरूरत हो सकती है, दैट इज क्वालिफाइंग। और उसके बाद अगर हमको लगता है कि जो पोटेंशियल क्लाइंट है वो हमारा XYZ प्रोडक्ट ले सकता है, तो फिर क्या रहेगा? उसको हम क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे कि सब हमारा ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है, इसकी ये ऑफरिंग्स है, ये क्वालिटी सर्विस आपको मिलेंगी, इस तरह से ये प्रोडक्ट है, हमारी बैंक ये ऑफर करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? उसको प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, दैट इज द प्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द क्लाइंट टू गेन देयर इंटरेस्ट, होपफुल साइनिंग देम ऑन द ऑन एज अ कस्टमर। अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आता है तो फिर क्या होगा? वो उसमें इंटरेस्ट लेगा, आपकी बातें सुनेगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड करके आपको क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। ठीक है, उसके वजह से ये हो सकता है कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसकी उसको जरूरत है, लेकिन उसको आपने गलत प्रोडक्ट शो कर दिया, तो क्या होगा? जो उसको जरूरत है वो प्रोडक्ट भी वो आपसे नहीं लेगा। ठीक है, बोलेंगे आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है या फिर आपका प्रोडक्ट मेरे यूजफुल नहीं। तो क्वालिफाइंग अगर प्रॉपरली होता है तो आप उसको जो प्रोडक्ट प्रेजेंट करेंगे वो अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो सामने वाला आपके बातों में, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है, उसके बाद होगा क्लोजिंग। ठीक है, तो क्लोजिंग में क्या होगा? प्रोडक्ट सामने वाले को पसंद आ गया, वो क्या करेगा? ठीक है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो जो मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, प्रोसेस रहेगा, वो भी आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। ठीक है, सामने वाले को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया, वो अकाउंट ओपन करने के लिए रेडी हो गया, और आपके पास फॉर्म ही नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं है, तो आप बोल रहे हो कि मैं कल आऊंगा, कल आकर आपको साइन ले लूंगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम वहां पे नहीं होना चाहिए। जैसे ही प्रोडक्ट कस्टमर रेडी हो गया तो आपको क्लोजिंग की सारी प्रोसेस पता होना चाहिए, तो आप इजीली उसको सारे रूल्स रेगुलेशन समझा के जो प्रोसेस रहेगा वो पूरी की पूरी प्रोसेस आपको पता रहनी चाहिए। मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ द डील फ्रॉम रिसीविंग टू ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब जो भी उसका रजिस्ट्रेशन करने से लेके तो पूरा फॉर्म फिल करके उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने तक, जो भी बैंक के ऐप वगैरह होंगे या फिर जो प्रोसेस होंगी, उसमें सारा हेल्प क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या रहेगा? दैट इज डिलाइट। एक बार आपने प्रोडक्ट बेच दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो डिलाइटली उसको हैंडल करना, ब्रिंग द कस्टमर बैक फॉर द रिपीट बिजनेस टू द ईमेल मार्केटिंग एंड नेचरिंग दिस हेल्प यू। ठीक है, तो उसके बाद क्या रहेगा? लास्ट, दैट इज द डिलाइट। प्रोडक्ट सेल होने के बाद भी, उसका अकाउंट ओपन होने के बाद भी आपको उसके साथ क्या रहना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। इन केस फर्दर अगर आपको उसको दूसरा कोई प्रोडक्ट देना है या फिर दूसरी कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके साथ अच्छे से बिहेवियर बनाना पड़ेगा, अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आप उसको पहला सेविंग अकाउंट ओपन करवाओगे या फिर करंट अकाउंट ओपन कराओगे, वो क्या होगा? दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद आपको उसको दूसरा कोई और प्रोडक्ट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिलाइट नेट। जितना अच्छा उसके साथ आपका रिलेशनशिप रहेगा उतना ही अच्छे तरीके से क्या हो पाएगा? आपका बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो हो पाएगा, आप अपने करियर में अच्छे तरह से ग्रो कर पाओगे। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेल। ठीक है,
तो सबको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे किस तरह से हम ये जनरेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला रहेगा हमारा प्रेजेंट प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग हमने सबसे पहले जब किया, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग लीड जनरेशन हम करेंगे किस तरह से, कौन से बेस हो सकते हैं कस्टमर की लीड जनरेट करने के, नया नया डाटा एक्वायर करने। ठीक है, तो किस तरह से लीड जनरेट हम करेंगे। लीड जनरेट करना क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप रहेगा, लेकिन लीड आएंगी कहाँ से। ठीक है, तो उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो लीड जनरेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द सेल्स प्रोसेस इफ यू आर इन अ सेल्स रोल। ठीक है, तो सेल्स प्रोसेस में क्या रहेगा, जो भी जनरेशन ऑफ लीड रहेंगे, जो भी लीड जनरेशन क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको जो कस्टमर है, वो कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो एनालाइज करने के लिए क्या जरूरी होगा, वो कस्टमर की डिटेल तो आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या रहेगा, लीड जनरेट करना। एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन इट इज अप टू यू टू जनरेट द इनफ लीड्स सो दैट द सेल्स रिप्स कैन क्लोज डील एंड मीट देयर कोड। ठीक है, तो जितने ज्यादा लीड्स आपके पास रहेंगे वो कहाँ से आएंगे, वो अलग अलग कॉन्टैक्ट से आ सकते हैं, कुछ कैंपेनिंग से आ सकते हैं, कुछ मार्केटिंग पॉम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके आ सकते हैं, या फिर जो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, फैमिली रहेंगे, रिलेटिव रहेंगे, वहां से आ सकते हैं। तो जितने ज्यादा आपके पास लीड्स रहेंगे, जितने ज्यादा आपके पास कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, उतना ही क्या रहेगा, आप अच्छी तरीके से उस सेल्स जॉब में परफॉर्म कर सकते हैं। In other words, if they don't have enough perspective at any given time, they are lose out on a revenue opportunity because there is a pipeline will prior। ठीक है, तो जितने ज्यादा आपके पास लीड है, अगर लीड नहीं रहे तो क्या, एक हो सकता है कि जो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट है वो 1 महीना चले, 2 महीना चले, लेकिन बात का क्या। क्या, तो जैसे ही आप जॉब पे लगोगे, वहां पर सबसे पहले क्या काम में आएंगे, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट, या फिर पहले जो आपका एजुकेशन होगा उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट, या फिर जो आपके दोस्त फ्रेंड वगैरह रहेंगे, रिलेटिव रहेंगे, उससे कॉन्टैक्ट। लेकिन वो क्या होंगे, 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने में खत्म हो जाए। तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे तो बात करते ही रहना पड़ेगा, उनको तो क्वालिफाइंग और क्लोजिंग करता ही रहना पड़ेगा, लेकिन उसी के साथ साथ नए पाइपलाइन में, ठीक है, लीड जनरेट करता रहना पड़ेगा। तो ये क्या रहेंगे, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेंगे। तो जो भी आप डे टू डे कामकाज कर रहे हो, आपको नए नए लीड जनरेट करते हुए रहना पड़ेगा। ठीक है, नए नए लीड जनरेट करते हुए ये प्रोसेस चलती रहेंगी कि अगर आप आज कोई, अगर आपका कोई पहचान का पर्सन मिला, तो यहाँ से वो 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद आपका पोटेंशियल क्लाइंट बन सकता है। ठीक है, तो उस तरह से आपको पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद रहेगा प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, दैट इज द लीड जनरेशन। तो किस तरह से लीड जनरेट करेंगे हम, सबसे पहला जो आपका जो इनिशियल स्टेज रहेगा, उसमें लीड जनरेशन का सबसे बड़ा जरिया कौन सा रहेगा, दैट इज द फ्रेंड, रिलेटिव, अदर, ओन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो एज अ फ्रेशर करके अगर आप कहीं पर ज्वाइन करते हो, तो उस केस में जो भी आपका फ्रेंड सर्कल रहेगा, रिलेटिव रहेगा, तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव रहता है उसमें सभी तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, सब कुछ पुअर क्लास से भी रहते हैं, मिडिल क्लास से भी रहते हैं, और हायर अथॉरिटी से भी रहते हैं, जो हमारे को जानते हैं, सबसे पहले पहचानते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आई हैव ज्वाइन दिस दिस कंपनी और मेरा ये रोल है। तो उसी दिन आपको जाके डायरेक्ट अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लो, तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आई हैव जनरेटेड, मैं ये कंपनी में इस रोल पर मुझे जॉब लग गया है, तो दे विल कॉन्ग्रेचुलेट यू। ठीक है, कि वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा वैसा। तो फिर आपको उससे नेक्स्ट टाइम मिलना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा हमारे प्रोडक्ट है, कुछ जरूरत पड़ी तो बताइए। ठीक है, उसके बाद थोड़े बहुत लोग आपको खुद चल के कॉन्टेक्ट करेंगे, थोड़े बहुत लोगों को आपको रोज रोज मिलना पड़ेगा, 1-2 दिन और ऐसा वैसा उनसे रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, बातों ही बातों में उनको अपना प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा। तो फिर अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है, कुछ करंट अकाउंट की जरूरत थी, कुछ ट्रांजैक्शन मेरे अटके हुए हैं, वो बैंक मुझे अच्छी सर्विस नहीं देता है, वहां पे जाता हूँ तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो फिर वो बातों बातों में आपको उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि क्या उनको आपका प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है। अगर आप डायरेक्टली बोलोगे कि आइए मेरे अकाउंट, मेरे पास ये अकाउंट ओपन कर लीजिए, वो अकाउंट ओपन कर लीजिए, तो फिर वो क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। जिस तरह से सामने वाले की जरूरत है वो समझ कर, ठीक है, कॉन्टेक्ट से, बातों में, रिलेटिव से आपको वो जरूरत समझना पड़ेगा, और वो जरूरत के हिसाब से उनका प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस है या फिर कोई दूसरा जॉब अगर कर रहा है, तो वहां की कोई भी जॉब्स के कॉन्टेक्ट होंगे, आपके कलीग्स होंगे,
दैट इज ऑल्सो द इनिशियल स्टेट लीड जनरेशन रहेगा। तो इनिशियल स्टेट में आप लीड जनरेट करोगे। उसके बाद जो बैंक विजिटर्स रहेंगे, तो बैंक में ये जो आपके लीड जनरेशन तरीका रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। बैंक विजिटर, ठीक है। तो बैंक में जिनका कस्टमर्स है या फिर जिनके अकाउंट्स है या फिर नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग बैंक्स में विजिट करते हैं, ठीक है। किसी अलग अलग रीजन की वजह से, किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ नए नए विजिटर्स बैंक में आते रहते हैं, ठीक है। तो उनसे भी बात करना आपको आना चाहिए, किस तरह से वो, क्या उनकी जरूरत है, उसको भी एनालाइज करते आपको आना चाहिए, ठीक है। पहले ही विजिट में कोई भी आपका कस्टमर नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो उन विजिटर्स भी क्या रहेगा, एक कॉन्टेक्ट करने का तरीका रहेगा, एक लीड जनरेट करने का तरीका रहेगा। पहले ही मीटिंग में आपका कोई प्रोडक्ट नहीं सेल होगा, उसको क्या रखना पड़ेगा, आपको पाइपलाइन में रखना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है, ये जो हम पॉइंट दिख रहे हैं, जहां जहां से हम लीड जनरेट करेंगे, वो सारे लीड हमें कहाँ रखना पड़ेगा, हमारे पाइपलाइन में रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा कि ये हमारा कोई कस्टमर है, इसका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को मेरा कौन सा प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है, ठीक है। उसके बाद रहेगा कोल्ड कॉलिंग। बहुत सारा डाटा आपको बैंक के तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी कोई इनएक्टिव अकाउंट है, उसका डाटा आपको मिल सकता है बैंक की तरफ से। आप कहीं से कोई डाटा परचेज भी कर सकते हो, बहुत सारी डाटा परचेज करने वाली कंपनीज है, वहां से आप डाटा परचेज कर सकते हो। वो भी उसके जरिए भी आपको थोड़े बहुत लीड जनरेट करता रहना चाहिए, करना पड़ेगा। उसके बाद मार्केटिंग कैंपेन, बैंक या फिर जो भी अदर अदर कंपनीज है, वो अपने कंटिन्यूसली मार्केटिंग कैंपेन चलाती है। वो कैंपेनिंग सोशल मीडिया पे हो सकता है, वो कैंपेनिंग ऑन रोड हो सकता है, या वो कैंपेनिंग किसी वेबिनार में हो सकता है, वो कैंपेनिंग किसी लाइव एजुकेशन प्रोग्राम में हो सकता है, ठीक है। तो हर एक बैंक अपने अपने कुछ एजुकेशन कस्टमर्स को बुलवाती है बैंक में कि आइए, हमारा ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, एजुकेशन इनिशिएटिव करके कोई प्रोग्राम है, या फिर कोई रोड पर किसी कोई कैंपेन लगाया हुआ है, कोई किसी सिटी में कोई मेला लगा हुआ है, या फिर कोई बिजनेस कैंपेन है, या फिर बिजनेस बिजनेस का कोई सेक्शन, कोई कुछ इनिशियल प्रोग्राम किसी ग्राउंड पे ऊपर हो रहा है, तो वहां पर कैंपेनिंग की जाती है। तो वहां से बड़े आपको लीड्स मिल सकती है। या फिर जो आपकी पर्सनल कैंपेनिंग भी आप कर सकते हो। आप बहुत बार देखते हो कि किसी रोड पर किसी बैंक का कोई टेंट लगा हुआ है, वहां पे कुछ एग्जीक्यूटिव खड़े हैं। कभी कभी हम कार्स का टेंट देखते हैं, टू व्हीलर्स की कैंपेनिंग देखते हैं। तो कैंपेनिंग अलग अलग तरह से हो सकती है, कुछ रोड कैंपेनिंग हो सकती है, प्रोग्राम कैंपेनिंग हो सकती है, वेबिनार कैंपेनिंग हो सकती है, सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग हो सकती है, या फिर बैंक अपना ही बैंक में कुछ पॉम्पलेट बैनर्स वगैरह रख सकता है। कुछ रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि गणपति का उत्सव है, उसके बाद नवरात्रि उत्सव है, तो वहां पर कैंपेनिंग की जाती है बैंकिंग की तरफ से, सभी प्रोडक्ट की तरफ से, ठीक है। तो वहां करके कैंपेनिंग से भी आपको बहुत ज्यादा एक्टिव लीड मिल सकती है, दैट इज अ कैंपेनिंग। उसके बाद ओल्ड बैंक डाटा, तो बैंक के जो इनएक्टिव अकाउंट्स है, ठीक है, कुछ एक्टिव है, उनको कुछ और, उससे भी आपको कुछ अच्छा डाटा मिल सकता है, अच्छा प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो दैट ऑल आर लीड जनरेशन के तरीके, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट में जब आप फ्रेशर रहोगे तो क्या रहेगा, जो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव रहेंगे वही आपका लीड जनरेशन का तरीका रहेगा। उसके बाद जो आपका प्रीवियस जॉब के जो कॉन्टैक्ट रहेंगे वो, उसके बाद जैसे जैसे आप वहां पर काम करते जाओगे, जो आपके कस्टमर बनेंगे, वो कस्टमर ही आपको बेहतर लीड देंगे, ठीक है। तो एक कस्टमर आपने बनाया, वो कस्टमर आपका लीड जनरेशन का सबसे बेहतर तरीका रहेगा, और वो आपको क्वालिटी लीड्स देगा, ठीक है। क्योंकि वो सर्विसेज यूज करके है, उस कस्टमर ने किसी और को बताया, तो वो रेडीमेड क्लोज हुआ हुआ अकाउंट भी हमें मिलेगा, ठीक है। तो जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर रहेंगे, जिसको आपने कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है, जो लीड आपने क्लोज की हुई है, वो लीड आपका सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। और लीड जनरेट करने के लिए उसके लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, उससे डिलाइट रहना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ लीड जनरेशन। और कहाँ कहाँ से आप लीड जनरेट कर पाओगे, दैट इज द स्टेप, ठीक है। और एक बात, विजिटिंग प्लेसेस, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पे अगर आप विजिट करते हो, तो वहां से भी आपको बहुत सारे लीड्स मिल सकते हैं। उसके बाद रहेगा क्वालिफाइंग। क्वालिफाई हम किसे कहेंगे, क्वालिफाई हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। ठीक है, हमें लीड्स तो मिल गई, जो भी हमारे पास लीड्स की पाइपलाइन है, तो हर एक जगह से हमें 10-10, 15-15 लीड मिल गई, तो हमें हमारे पास क्या हो गई, 50 लीड्स हो, ठीक है। तो उस 50 लीड को हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो क्वालिफाई हम किस बेसिस पे करेंगे, सबसे पहला बजट, ठीक है। बजट ऑन द सेंस ऑफ मनी हम बोल सकते हैं,
हैं, या फिर लाइफस्टाइल हम बोल सकते हैं, या फिर हमारे प्रोडक्ट को मैच होने वाला कस्टमर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस पर्सन एबल विल इज दिस पर्सन एबल टू विलिंग टू पे, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार के शोरूम में बात काम कर रहे हो, तो जिस पर्सन का एनुअल इनकम 4 लाख 4.5 लाख रुपए है, वो 15 लाख की कार खरीदेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, एक छोटी सेकंड हैंड कार अगर उसको खरीदना भी है, तो ही विल बाय 3 और 4 लाख की एक सेकंड हैंड कार वो खरीद सकता है, ठीक है। अगर किसी का एनुअल इनकम है 10 लाख 15 लाख का, ठीक है, देन ही कैन इजीली बाय योर कार कॉस्टिंग रुपीज 7 लाख 8 लाख 10 लाख, ठीक है, या फिर 12 लाख, ठीक है। तो उस तरह से जो भी आपका प्रोडक्ट है, क्या उस प्रोडक्ट को खरीदने का बजट उस पर्सन के पास, they have don't enough money in their budget, it's unlikely they will able to purchase for you, ठीक है। वो आपके लिए नहीं परचेस करेंगे, जो भी आपकी लीड रहेंगी उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा कि क्या सचमुच वो पर्सन के पास उतने बजट है, उतनी एबिलिटी है कि वो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है। दूसरा रहेगा अथॉरिटी, ठीक है। कोई बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन का जो सन है वो आपका फ्रेंड है, ठीक है। वो जो भी कारोबार संभालता है उसके पेरेंट्स संभालते हैं, उसके पिताजी संभालते हैं, आप उसके बेटे से डील करोगे, तो क्या उसके पास अथॉरिटी है वो ट्रांजैक्शन करने की? एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके डॉटर बेटे के साथ आपके रिलेशन है या फिर फ्रेंडशिप आपके साथ है, वो आपका बोल रहा है कि हाँ मैं आपके पास ये सर्विस ले लूंगा, लेकिन क्या सचमुच उसके पापा वो लेना चाहते हैं, उसके पेरेंट्स वो लेना चाहते हैं? डज दिस पर्सन हैव अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? या फिर एक कंपनी है, कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव है, उसके साथ आपके कॉन्टैक्ट है, उसको आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने की अथॉरिटी किसके पास है? जनरल मैनेजर के पास, ठीक है। तो क्या एग्जीक्यूटिव को पीछे लगना आपको पॉसिबल है? ठीक है। प्रोडक्ट डिसीजन कौन लेगा? जनरल मैनेजर लेगा किसी कंपनी का, ठीक है। आप किससे बात कर रहे हो? आप इन्वेस्ट करोगे तो ही विल नॉट गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट। अप्रूव कौन करेगा? जनरल मैनेजर करेगा। तो क्या उसके पास अथॉरिटी है? someone who doesn't have power over purchasing decision don't able to move forward with any potential deal with you, ठीक है। या फिर जो पेरेंट्स का बात हमने किया, तो बिजनेसमैन कौन है? उसके पापा है। आप बेटे से कितना भी डील करोगे तो वो अथॉरिटी नहीं है उसके पास, जब पापा हाँ बोलेंगे तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है। दैट इज एन अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद नीड्स, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जब भी हम क्वालिफाई करेंगे कि क्या उस पर्सन को सचमुच आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी 4 करंट अकाउंट है, तो मैं क्यों पांचवा ओपन करूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास एक करंट अकाउंट है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, बैंक के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, देन देर इज अ माई नीड, मुझे कुछ दूसरा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा कुछ दिनों में एक्सपांड हो रहा है, इसलिए जो एक ट्रांजेक्शन मेरा एक अकाउंट करंट अकाउंट में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, दूसरा करंट अकाउंट ओपन करूंगा, ठीक है। तो देर इज ए नीड, जो भी मैं प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी मैं प्रोडक्ट सामने वाले को ऑफर कर रहा हूँ, क्या उसकी जरूरत उसको सचमुच है, ठीक है। ये क्या होंगी? दैट इज द नीड फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसको मोटिवेट आपको करना पड़ेगा, जो भी ये है उसको कौन से तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हो। डू दे वांट वांट व्हाट यू आर ऑफरिंग इनफ दैट दे विल बाय इट फ्रॉम यू, ठीक है। इसलिए उसके बाद क्या रहेगा, किस तरह से आपका प्रोडक्ट है और किस तरह से आप उसको मोटिवेट करके अच्छी तरीके से वो कर सकते हो। तो मोटिवेशन क्या आएगा? मोटिवेशन प्रोडक्ट पिच करने से पहले आएगा, ठीक है। आप अगर आपको प्रोडक्ट आपका, आपको क्या करना पड़ेगा, नीड जनरेट करना पड़ेगा, उसकी नीड समझना पड़ेगा, नीड को मोटिवेट करना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो किसी दूसरे बैंक में कोई अकाउंट क्यों नहीं ओपन कर लेते? अगर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो ये आप क्यों नहीं कर लेते? आपका प्रोडक्ट आप उसको बाद में बताओगे, ठीक है, आपका प्रोडक्ट अभी नहीं बताओगे, तो आपको सिर्फ उसको दिमाग में मोटिवेट करोगे कि अगर आप ये प्रोडक्ट ले लो, इस तरह की सर्विस अवाइल कर लो, ओवरड्राफ्ट ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो। अगर आपके किसी के साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है, तो शेयर मार्केट में उसको लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो आप शेयर मार्केट में यही क्यों करते हो? आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, आप पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करो, आप कोई इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करो, ठीक है।
अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो कि यार मैंने यहाँ से एक विड्रॉल किया तो मुझे बैंक ने चार्ज मार दिया, ठीक है, इतने इतने चार्जेस मुझे चार्ज कर लिए, तो करंट अकाउंट ओपन कर लो। आपको मेरे पास अकाउंट ओपन कर लो ये नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, करंट अकाउंट ओपन कर लो। अभी जो सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट में 5 विड्रॉल तक की आप क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो, 5 विड्रॉल ही कर सकते हो एटीएम से। 5 के बाद अगर आप उसके बाद अगर विड्रॉल करते हो तो क्या करते हैं, एटीएम विड्रॉल के चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। तो ऐसा डिस्कशन डिस्कशन में अगर आपको लगता है कि ये नीड है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, ऐसे बहुत सारी बातें हमारे डे टू डे लाइफ में होती रहती है। हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे रिलेटिव, क्लाइंट्स, जिससे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, बातों ही बातों में वो अपने 4 जरूरतें आपको बता देता है, ठीक है। वो समझ कर उसकी कौन सी जरूरत है उसके लिए आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा सबसे, ठीक है। कोई बिजनेस है, बिजनेस में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, कभी कभी सेविंग बैंक अकाउंट में चेक्स के भी चार्जेस लगाए जाते हैं, ठीक है। कुछ लिमिट्स रहती है ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपको अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए, वो कौन से प्रोडक्ट का सोल्यूशन है। आपको क्या बताना है, सिर्फ पहले सोल्यूशन बताना है अपने लीड्स को, प्रोस्पेक्टिव लीड्स, ठीक है। दैट इज द मोटिवेशन। एक बार नीड जनरेट हो गई, उसका मोटिवेट हो गया कि हाँ यार मुझे करंट अकाउंट ओपन करना है, तो फिर मेरे ही बैंक में अकाउंट क्यों ना कर ले, ठीक है। तो बताइए आपका किस तरह से बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो फिर आपका क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा, दैट इज प्रोडक्ट पिच। प्रोडक्ट पिचिंग में आप क्या करोगे, प्रोडक्ट पिचिंग करते वक्त आपको कौन सा नॉलेज रहना चाहिए। तो प्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस टू द क्लाइंट टू गेन देयर इंटरेस्ट, होपफुल साइनिंग देम ऑन द कस्टमर, ठीक है। तो अगर जब भी आप प्रोडक्ट पिच करोगे, उस प्रोडक्ट के सारे डिटेल आपको पता रहना चाहिए। आधे अधूरे डिटेल अगर आपको पता है तो आप उस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से पिच नहीं कर पाओ, ठीक है। तो जो भी आप प्रोडक्ट कस्टमर को आप आपने उसको क्वालिफाई कर लिया, जो आपकी लीड आपने जनरेट की, लीड को जनरेट करने के बाद उसको आपने अच्छी तरीके से क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद आपको समझ में आ गया कि इसको ये प्रोडक्ट की जरूरत है। उस वक्त उस प्रोडक्ट की जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो जस्ट वेट, टेक सब पूरी इंफॉर्मेशन आपके से आपके सीनियर से प्रोडक्ट के बारे में समझना पड़ेगा। आधा अधूरा अगर प्रोडक्ट नॉलेज है तो कभी भी आपको प्रोडक्ट पिच नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज अगर आपके पास है तो ही आपको प्रोडक्ट पिच करना है। आप अगर करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं या सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हो, वो अगर आपको पिच कर रहा है, बट सेविंग अकाउंट आप ऑफर कर रहे हो कि हमारा ये सेविंग अकाउंट है, उसने सामने से पूछ लिया कि अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो फिर मुझे उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो वो आपको पता रहना चाहिए जो क्वेश्चन आपके पास सामने से आ रहा है। तो प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास रहना चाहिए और जब भी आप प्रोडक्ट पिच करोगे उस पर। अब ये सारी बातें क्या है, किसी भी फील्ड के लिए कॉमन है, ठीक है। आप बैंकिंग में कामकाज करो, आप सीमेंट इंडस्ट्री में कामकाज करो, आप टेक्सटाइल में कामकाज करो, आप B2B कामकाज करो, B2C कामकाज करो, एजुकेशन में कामकाज करो, कहीं पर भी कामकाज करो, तो प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास रहना क्या है, बहुत जरूरी, ठीक है। दैट इज द प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास रहना चाहिए जब भी आप प्रोडक्ट पिच करो। उसी के साथ साथ क्रॉस अवेलेबल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। आपका ये प्रोडक्ट जो है ये तो ठीक है, लेकिन ये सर्विस तो मुझे वो प्रोडक्ट भी देना चाहिए, दे सकता है, ठीक है। तो मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं कूलर की अगर बात करूं, अभी धूप लग रहा है, तो अगर मैं एसी बेचने को बैठा हूँ, ठीक है, मैं अगर मेरे कस्टमर को बता रहा हूँ कि ये एसी ऐसा है कि ये आपको ये इस तरह से चिल करेगा, ये भी कोल्ड करेगा, ये भी ऐसा करेगा वैसा करेगा, उसने बोल दिया तो ठीक है, ये काम तो मेरा, एक छोटा सा कूलर अगर मैं ले लूंगा, आपका एसी 40,000 का है, 10,000 का अगर मैं कूलर ले लूंगा तो वो भी मेरे सेम टू सेम सर्विस में मुझे प्रोवाइड करेगा, सेम टू सेम कंफर्ट मुझे प्रोवाइड करेगा। नहीं तो उसको किस तरह से आप वापस से आपके प्रोडक्ट पर लेकर आ सकते हो, वो आपको अच्छा नॉलेज रखना पड़ेगा कि सर कूलर का मेंटेनेंस है, उसमें आपको पानी डालना पड़ेगा, 1 साल के बाद उसके वो सब कुछ सर्विस करना पड़ेगा, कूलर की मोटर चली गई तो फिर आपको फिर से उसको खर्चा लगाना पड़ेगा, मेंटेनेंस लगाना पड़ेगा। हमारा एसी 4 साल तक नो मेंटेनेंस, कुछ भी मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको एक बटन पर उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इजीली, दैट इज कंफर्ट, कंफर्ट आपका बेहतर। तो किस तरह से आपका प्रोडक्ट बेहतर है, आपके जो मार्केट में क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट है, क्रॉस अवेलेबल प्रोडक्ट है, उसका नॉलेज भी आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विजिट्स एंड सीनियर्स, ठीक है। तो अगर आपका प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, अगर आप प्रेशर करके ज्वाइन करते हो तो शुरुआत के 2-3 महीने में या फिर 1-1.5 महीने में, 15 दिन में आपको क्या नहीं रहेगा, आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं रहेगा, क्रॉस सेलिंग नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो,
अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ विजिट पे जा सकते हो। प्रोडक्ट आप पिच करो, प्रैक्टिस आप करो। अगर कुछ क्वेश्चन आता है कि तो यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ योर कलीग्स, ठीक है, या फिर आपका जो भी सीनियर होगा उससे आप ले हेल्प कर सकते हो कि ये सर किस तरह से ये कुछ सवाल का आंसर हो सकता है, तो वो वहां से आप ले सकते हो। तो जो पहले कुछ मीटिंग्स होंगे उसमें आप अपने सीनियर्स के साथ या बाकी कलीग्स के साथ ये कर सकते हो। उसके बाद अदर कस्टमर नीड, उसके अलावा प्रोडक्ट पिचिंग में आप जैसे जैसे आप डिस्कशन करोगे वहां पर आप उसकी और जरूरतों को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया तो आप वो बोलेंगे कि सर बिजनेस लोन चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि सर इतने इनिशियल लेवल पे तो बिजनेस लोन आपको नहीं मिलेगा, या फिर देती है अगर आपकी बैंक तो आप वो भी उसको ऑफर कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर करंट अकाउंट ओपन करता है तो फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए मुझे। बैंक गारंटी, बैंक गारंटी के बारे में हमने डिस्कस किया कि मैंने यहाँ यहाँ से बैंक गारंटी ली हुई है, लेकिन उन्होंने मार्जिन कम दी, तो मैं आपको ज्यादा मार्जिन देता हूँ। मैं किसी के पास सेविंग अकाउंट ओपन करने गया, उसको आप पूछ सकते हो सर आपका होम लोन कहीं पर चल रहा है क्या, तो बोलेंगे आपको हाँ मेरा होम लोन पीएनबी हाउसिंग में चल रहा है। तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मेरा कुछ 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मेरी बैंक 8.5% से देती है, तो बैलेंस ट्रांसफर करवा लीजिए। ऑब्वियसली उस वक्त वो आपको ये नहीं करेगा, लेकिन आपकी क्या हो गई, एक और लीड जनरेट हो गई। 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो होम लोन के लिए, ठीक है, होम बैलेंस ट्रांसफर के लिए। हो सकता है उसको कार खरीदना है, तो सर आप जब भी कार खरीदना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपका कार लोन करवा दूंगा इजीली, और एकदम कम रेट में करवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जो कस्टमर के फ्यूचर की कुछ लीड्स है, ठीक है, फ्यूचर की को जरूरत है, वो भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से फ्यूचर में उसको प्रोडक्ट की जरूरत है। उसके बाद रहेंगे आप बिल्ड रिलेशनशिप, तो जिस तरह से आप रिलेशनशिप बिल्ड करोगे उसके सारे प्रोडक्ट के सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर मैं सेविंग अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ तो उसके सारे जरूरतों को आपको फुल फुलफिल करना है इन फ्यूचर में। अगर उसके अकाउंट में अच्छे पैसे रहते हैं, अच्छा बैलेंस उसका रहता है, तो यू कैन ऑफर इन लिक्विड फंड, कि सर आपको आपके सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, उसको आप लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दीजिए हमारे पास ही, तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो देर इज अ लॉट ऑफ, जितने प्रोडक्ट का आपको नॉलेज है उतना प्रोडक्ट आप उसको ऑफर कर सकते हैं। दैट इज द प्रेजेंटिंग, ठीक है, दैट इज अ पिचिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो किस तरह से आप पिचिंग करोगे और पिचिंग के वक्त किस तरह से आप फर्दर नीड उसकी समझ। उसके बाद रहेगा दैट इज अ क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या रहेगा, क्लोजिंग में रहेगा उस डील को क्लोज करना। अब जो भी अलग अलग डील होंगी, अलग अलग डील की प्रोसेस अलग अलग होंगी। अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस अभी ऑफलाइन नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो अकाउंट क्या ओपन होगा, ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी ओपन होता है, या फिर जो टैबलेट है वो कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, या फिर आपके ऐप से ही आप उसको ओपन करवा सकते हो। तो अकाउंट ओपनिंग की पूरी प्रोसेस आपको पूरी पता रहनी चाहिए, वैसे प्रोसेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो आपको पता रहना चाहिए। कंप्लायंस इशू, ठीक है, तो अगर कुछ कंप्लायंस इशू है, चेक कब आएगा, किस तरह से ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, ये इसका सब पूरा नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद डिपॉजिट लिमिट, जो भी डिपॉजिट, अगर आप एक वक्त पे कैश डिपॉजिट लिमिट हो सकती है या फिर कैश विड्रॉल लिमिट हो सकती है, वो आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आगे से पूछेगा ही, उसकी सारी डिटेल आपके पास रहनी चाहिए जब आप क्लोजिंग करोगे। वेरियस विड्रॉल लिमिट, तो मैंने जैसे बोला कि अभी अभी एटीएम विड्रॉल के लिए सभी बैंक ने लिमिट लगा दी है, आप अनलिमिटेड एटीएम विड्रॉल नहीं कर सकते हो। फोन पे किस तरह से एक्टिवेट करना है, यूपीआई किस तरह से एक्टिवेट करना है, वो प्रोसेस आपको पता रहनी चाहिए। ऐप इंस्टॉल करके देना है, कौन सा आपके बैंक अकाउंट बैंक का ऐप है, या फिर कस्टमर को किस तरह से ऐप में इंस्टॉलेशन करना है, वो आपको करके देना पड़ेगा। कुछ एटीएम कब आएगा, चेकबुक कब आएगा, पासबुक कब आएगा, मेरे अभी के अभी ये किट दी जाएंगी, अगर चेकबुक में नाम प्रिंटेड चाहिए तो वो कब। तो ये सारे छोटे मोटे चीज का नॉलेज आपके पास रहना चाहिए जब भी आप क्लोजिंग करोगे, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है या फिर जो बाकी चीजें हैं उसको भी आपको करते रहना है। उसके बाद रहेगा डिलाइट, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट सेल हो गया, आपका प्रोडक्ट बिक गया, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया, तो किस तरह से आप उसको क्या करोगे, आफ्टर सेल सर्विस दोगे। तभी आपके पास कस्टमर कॉल आ गया कि सर मुझे स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, मुझे किसी काम के लिए स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए,
वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो फिर आपको उसका कॉल रिसीव करके उसको ग्लाइड करना पड़ेगा। आपका सेल, प्रोडक्ट सेल हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया। तो अगर आपने उसको प्रोडक्ट बेचा है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट, और अगर उसको फर्दर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो कॉल किसे करेगा? आपको करेगा। हाँ, कस्टमर केयर को कॉल वो कर सकता है, बैक में आके रिसेप्शनिस्ट से वो बात कर सकता है, लेकिन पहला कॉल वो किसे करेगा? आपको ही करेगा, जिससे आपसे अकाउंट ओपन किया। उसके बाद सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ऐप सपोर्ट, ऐप में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप डाउनलोड नहीं हो रहा है, फॉरगॉट पासवर्ड। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है बहुत सारे लोगों को फॉरगॉट पासवर्ड के साथ, क्योंकि बैंक के अपने रूल्स रेगुलेशन रहते हैं। आपको भी, आप कोई भी सिंपल अगर ऐप यूज कर रहे हो, उसमें भी आपको पासवर्ड के प्रॉब्लम आते रहते हैं, ठीक है? क्योंकि हर एक पास आपका अपना पासवर्ड स्टैंडर्ड रहता है। एक कैपिटल वर्ड रहना चाहिए, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए, एक अल्फाबेट रहना चाहिए, एक नंबर रहना चाहिए। उसके बाद अगर 3 बार अगर आपने गलत पासवर्ड डाल दिया तो 24 घंटे के लिए अकाउंट ब्लॉक, ठीक है? तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन आपको पता रहने चाहिए। इसमें आपको सबसे ज्यादा कॉल्स आएंगे या सबसे ज्यादा आपको ये आएंगे। आपने गलत फिंगरप्रिंट लगा दिया, उसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक। आपका एटीएम को अगर फिर से पासवर्ड रिसेट करना है, तो एटीएम से आप एटीएम का कोड आपको पता रहना चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस के लिए आपको 100% कॉल आएंगे कस्टमर्स की तरफ से, तो आपको बताना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट्स के लिए कॉल आएंगे। यूपीआई ट्रांजेक्शन किस तरह से करना है, अगर कोई नया एक नया पर्सन है या फिर एजेड पर्सन है, तो उसको यूपीआई यूपीआई ट्रांजेक्शन के बारे में भी समझाना पड़ेगा। अदर बैंकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल। और जितना ज्यादा आप उनसे मीटिंग करोगे, जितना ज्यादा उससे उसको आप उनसे बातें करोगे, उतना ही क्या होगा, आप उसको और ज्यादा प्रोडक्ट ऑफर कर पाओगे। ठीक है, दैट इज द डिलाइट। ठीक है, उस प्रोडक्ट सेल होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके साथ डिलाइट रहना पड़ेगा, अच्छी तरीके से उसके बाद डिस्कस करना। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग कैंपेन। अब मार्केटिंग कैंपेन का शॉर्ट में डिस्कशन हमने किया हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग कैंपेन। मार्केटिंग कैंपेन इज स्टैटिस्टिक मार्केटिंग। तो मार्केटिंग कैंपेन इज स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग efforts that involve promoting a specific product, service or brand or a behalf of a company or a individual. अब मार्केटिंग कैंपेन हम किसे कहेंगे? मान लीजिए कोई एक कल्चरल प्रोग्राम है, ठीक है? कोई कल्चरल प्रोग्राम है, तो वहां पर अगर आप ऑब्वियसली किसी ना किसी प्रोग्राम में आप कहीं ना कहीं गए हुए हैं। वो बिजनेस प्रोग्राम हो सकता है, कुछ बिजनेसेस की विजिट्स वहां पे हो सकती है, या फिर कुछ एजुकेशन इनिशिएटिव प्रोग्राम हो सकता है। वहां पे आपको बहुत सारे कैंप स्टॉल्स दिखते हैं, ठीक है? बहुत सारे स्टॉल्स दिखते हैं। वहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव खड़े रहते हैं, वो आपको आपकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी जरूरत है, आप उस कैंपेन पे जा सकते हो, और वहां पर आप देख सकते हो कि किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या है, कौन सी सर्विसेज है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग कैंपेन बोलेंगे। दैट इज द स्ट्रेटेजी जो आपको किसी प्रोग्राम में दिख सकती है, सोशल मीडिया पे दिख सकती है, या फिर अलग अलग तरह से आपको कैंपेनिंग दिख सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग कैंपेन बोलेंगे। ठीक है, तो कंपनी की तरफ से या फिर इंडिविजुअल की तरफ से जो मार्केटिंग एक्टिविटी की जाएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग कैंपेन बोलेंगे। मार्केटिंग कैंपेन हेल्प रिटेन कस्टमर अटेंशन इन द वेराइटी ऑफ वेज। टेलीविजन, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग आर ऑल एग्जांपल ऑफ द मीडियम ऑफ मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, तो ये क्या होगा? टेलीविजन पे आपको ऐड दिखती है, आपको कोई सोशल मीडिया पर आपको कुछ ये आ सकता है, सोशल मीडिया पर आपको कुछ ये आ सकता है, और कुछ पोस्ट दिख सकती है। उसके बाद जो भी आपके अदर अदर प्रिंट न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, वहां पर आपको एडवर्टाइज दिखने को मिल सकती है। तो ये सारे क्या है? ये सारे कैंपेनिंग करने के तरीके। द प्राइमरी गोल ऑफ मार्केटिंग कैंपेन इज टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर। तो कैंपेनिंग का क्या पर्पज रहेगा? नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, ये क्या रहेगा? कैंपेनिंग का यूज है। तो ये सारे क्या हो सकते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग, न्यूज़पेपर, न्यूज मैगजीन, टीवी, ईमेल। आपको बहुत सारे ईमेल रिसीव होते होंगे अलग अलग प्रोडक्ट के, तो ये क्या है? सारे के सारे कैंपेन करने का तरीका है। कैंपेनिंग करने का पर्पस क्या होगा? कि नए नए लीड जनरेट करना, नए नए कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को पहुंचाना। अब हर एक जो मार्केटिंग कैंपेन रहेगा, उसका अलग अलग पर्पज हो सकता है। कोई मार्केटिंग कैंपेन का पर्पस क्या होगा? ब्रांड अवेयरनेस होगा। कोई मार्केटिंग कैंपेन का पर्पस क्या होगा?
कस्टमर्स की लीड जनरेट करना होगा, कोई मार्केटिंग कैंपेन का पर्पज होगा कि फुटप्रिंट्स बढ़ाना। अगर कोई किसी वेबसाइट की अगर बात कर रहे हैं तो वेबसाइट पे कोई पर्सन आए, वहां पर प्रोडक्ट देखे, वो प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करे, वो खरीदेगा नहीं उस वक्त। जिस तरह के आपके बिजनेस है उस तरह से आपका मार्केटिंग कैंपेन हो सकता है। अगर कोई सोशल ये है, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है, तो वो क्या करेंगी, वो ब्रांडिंग करेंगी, फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह की कोई कंपनी है, तो कैंपेनिंग किस तरह से करेंगे कि लोग कम से कम हमारा ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के लिए कैंपेनिंग हो सकता है, ठीक है। तो कैंपेनिंग क्या हो सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट का कैंपेनिंग अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से आपका प्रोडक्ट है उस तरह से कैंपेनिंग करना पड़ेगा। बैंकिंग के केस में या फिर जो भी तरह से आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीड जनरेशन की कैंपेनिंग करना, कि हमारा यहाँ पर बैंक है। अगर आपका कोई नया ब्रांच ओपन हुआ है आपके सिटी में, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का अगर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, बैंक अगर आया हुआ है, तो वो किस तरह से करेंगे, वो अवेयरनेस कैंपिंग करेंगे कि यहाँ यहाँ एचडीएफसी बैंक का बैंक ओपन हुआ है। तो कोई इंडिविजुअल जिसका कहीं और अकाउंट था वो एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। इस तरह से कैंपेनिंग होगा। तो कैंपेनिंग अलग अलग तरह से हो सकता है, अलग अलग पर्पज से हो सकता है। द कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन यूजुअली इंक्लूड, ठीक है। तो उसमें किस तरह से कैंपेनिंग होगा, तो किस तरह से कौन से पर्पज हो सकते हैं। सबसे पहला फाइंडिंग लीड्स, ठीक है। तो कैंपेनिंग के अलग अलग पर्पज में क्या आएगा, फाइंडिंग लीड्स आएगा। वो लीड्स को क्या होगा, बाद में कोल्ड कॉलिंग होगा, कॉलिंग हम उसको करेंगे, उनको जरूरत पड़ेंगे। रोड कैंपेन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, रोड कैंपेन हो सकता है। रोड कैंपेन में किसी टेंट लगा के, कैनोपी लगा के वहां पर खड़े रहना, जो आते जाते कस्टमर रहेंगे वो आपको देखेगा। तो बहुत सारे कैंपेन आपको डे टू डे दिखते हैं। इवन अगर कार शोरूम्स है तो कार शोरूम्स वाले भी रोड कैंपेनिंग करते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया चैनल, फेसबुक पे, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं। आज के डेट में अगर आप कोई भी यूज मोबाइल यूज कर रहा है तो वो फेसबुक यूज करता है, इंस्टाग्राम यूज करता है, या फिर यूट्यूब यूज करता है। तो वहां पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, अलग अलग ऐड देखने को मिलती है, दैट इज सोशल मीडिया कैंपेनिंग। अवेयरनेस प्रोग्राम इन सोशल गैदरिंग्स, अलग अलग सोशल गैदरिंग्स में, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में आपको कैंपेनिंग करते हुए दिखे जाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए आप कैंपेनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं कैंपेनिंग, ठीक है। उसके बाद पिचिंग का बैंकिंग प्रोडक्ट, ठीक है। किस तरह से बैंकिंग प्रोडक्ट पिच करते वक्त हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको पिच करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे ध्यान देना, ठीक है। अब बैंक्स, बहुत सारे बैंक हमारे इंडिया में है, आपकी सिटी है, आपके सिटी में बहुत सारे बैंक्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना, जब भी आप अपना प्रोडक्ट पिच करोगे, अपना बैंकिंग प्रोडक्ट पिच करोगे, तो आपको जो बाकी प्रोडक्ट है उसका भी नॉलेज गैदर करके आपका प्रोडक्ट किस तरह से बेहतर है ये नॉलेज रखना पड़ेगा जब आप प्रोडक्ट पिच करोगे, या फिर आप बैंकिंग प्रोडक्ट स्पेशली पिच करोगे, ठीक है। तो अगर आप करंट अकाउंट से बेच रहे हो या फिर करंट अकाउंट सामने वाले को पिच कर रहे हो, तो आपको बाकी बैंक्स कौन से उनके सर्विसेज ऑफर करते हैं वो आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। किस तरह से आपका प्रोडक्ट बेहतर है, किस तरह से आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये आपको पता रहना। हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ सेविंग अकाउंट, वो किस तरह से हो सकता है कि हमारा सेविंग अकाउंट पे 6% का इंटरेस्ट है, हमारे सेविंग अकाउंट पे 7% का इंटरेस्ट है, हम मंथली इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब मंथली कंपाउंडिंग देते हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग होना पड़ेगा। कैश पिकअप फैसिलिटी, हमारे बैंक में अगर आप करंट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कैश पिकअप फैसिलिटी मिलेंगी, आपको लॉकर मिलेंगे, आपको लॉकर की फीस कम मिलेंगी, आपको कैशबैक मिलेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड खरीदते हो हम तो आपको कैशबैक मिलेगा, आपको इतना ये मिलेगा, फ्री टिकट्स मिलेंगे, फ्री मूवी टिकट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपको करंट अकाउंट बेच रहे हो या फिर आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, आप म्यूचुअल फंड दे रहे हो, तो किस तरह से अलग अलग फैसिलिटीज आप उस अकाउंट में दे रहे हो वो आपको देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन फैसिलिटी, तो सीनियर सिटीजन है तो बहुत से बैंक उनको घर पर जाकर सर्विसेज देते हैं। तो सीनियर सिटीजन है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज है, या फिर अगर कुछ सीनियर सिटीजन है वो घर से निकल नहीं सकते, ऑन बेड है, तो फिर उनको बैंकिंग सर्विसेज उसके घर पे मिल सकती है। तो क्या आपका बैंक उस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लोन ऑफरिंग्स, अगर आप करंट अकाउंट ओपन करते हो तो इन फ्यूचर में आपको ओवरड्राफ्ट मिलेगा, बिजनेस लोन मिलेगा, विदाउट कोलिटरल लोन मिलेगा, होम लोन मिलेगा, या फिर कार लोन मिलेगा। अलग अलग इस तरह से लोन आप उसको ऑफर कर सकते हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड्स,
अगर आप आज अकाउंट ओपन करते हो तो फ्यूचर में आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। हमारे क्रेडिट कार्ड में ये अलग अलग तरह से क्रेडिट कार्ड्स है। ये क्रेडिट कार्ड पे ये कैशबैक है, वो कैशबैक है, ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है। ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, किस तरह से बैंक ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज आपके पास है। उसके बाद एटीएम, मैक्स एटीएम विड्रॉल लिमिट, ठीक है, किस तरह से विड्रॉल लिमिट आपके पास है, ठीक है। एटीएम विड्रॉल लिमिट कितनी है, तो अगर आप नॉर्मल बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो वहां पे एटीएम लिमिट विड्रॉल लिमिट 10,000 या फिर 20,000 रहती है। लेकिन कुछ कुछ अगर आपके बेहतर सेविंग अकाउंट है तो वहां पे 1 लाख तक की एटीएम विड्रॉल लिमिट्स दी जाती है कुछ कुछ बैंक की तरफ से। तो एक दिन में 1 लाख तक आप विड्रॉल कर सकते हो एटीएम से। लॉकर फैसिलिटीज, इस तरह की लॉकर फैसिलिटी हमारे पास है। और अदर प्रोडक्ट फीचर ऑफ द बैंक, तो जो आप बैंक में काम करोगे, जो आप एनबीएफसी में कामकाज करोगे, या फिर कोई भी ऑल ओवर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में कामकाज करो, सीमेंट में कामकाज करो, एजुकेशन फील्ड में कामकाज करो, आपका प्रोडक्ट कौन से बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। दैट इज द टीचिंग ऑफ प्रोडक्ट। जब भी आप प्रोडक्ट बेचोगे उसमें आपको ये सारे चीजें। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 3, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से प्रोसेस ऑफ सेल्स रहेगा, किस तरह से सेल्स का प्रोसेस होगा, उसको किस तरह से हम ये करें, किस तरह से हम हमारे जॉब में सेल्स में परफॉर्म करेंगे, किस तरह से तो जैसे कि हमने रोज का प्रॉमिस किया है कि किस हम हमारे लास्ट के जो 5 मिनट रहेंगे वो क्वेश्चन आंसरिंग के रहेंगे। तो इस सेशन के ऊपर, चैप्टर के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगे, तो आपको माइक को अनम्यूट करने की परमिशन दी हुई है। आप अपने माइक को अनम्यूट करके भी वो पूछ सकते हो या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर से मैं आपको ये दे दूं कि आपका आज का जो सेशन है मेरे तरफ से, दिस इज द लास्ट सेशन। कल का सेशन आपका या तो नए ट्रेनर आएंगे या फिर स्वप्निल सर की तरफ से लिया जाएगा, जो कि आपका में पेमेंट करना पड़ेगा आपको। अगर ये पैकेज लेना है, जो भी पैकेज के बारे में आपको पहले से ही इन्फॉर्म किया है, वो पैकेज में आपको कुछ डिस्काउंट्स ऑफर किए हुए हैं। उस डिस्काउंट को अगर आपको चाहिए तो फिर आपको आज या कल में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कल का जो आपका रहेगा दैट इज ए क्लोजिंग। कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो अपने पास 5 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आया है कि ये कोर्स का सर्टिफिकेट होगा क्या। अगर आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। फ्री में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आप प्रोडक्ट परचेस करते हो तो जितने भी प्रोडक्ट के जो ये है, जितने भी प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट आप जितने भी कोर्सेस हम उसमें दे रहे हैं, लाइक 5 या 6 कोर्सेस हम उसमें ऑफर कर रहे हैं, सभी कोर्सेस के सर्टिफिकेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप पैकेज परचेस करते हो तो ही हमारा जो ये करंट कोर्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें अभी एक मॉडल बचा हुआ है जो कि है इंटरव्यू टेक्निक्स, ठीक है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहां पर किस तरह से आपका कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कौन सा प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, ये हमारा चैप्टर 4 अभी हमें हमारा बाकी है। वो अगर आप फिनिश करते हो और ये पूरा पैकेज अगर लेते हो तो आपको सभी मॉड्यूल्स के सभी सर्टिफिकेशन कोर्सेज के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। आपको कुछ लिंक भेजी गई है चैट बॉक्स में, आपको कुछ लिंक भेजी गई है, उस लिंक को आप एक्सप्लोर कीजिए, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो हमारे वाले, और हमारे पूरे प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज ले सकते हो। कुछ क्वेश्चन से क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, अभी भी हमारे पास समय है बाकी। मैं आपसे ये पूछना था कि अभी जैसे जो इंटरेस्टेड होंगे इस कोर्स के लिए, तो उनको फीस पेमेंट कैसे करनी होगी, उसका कोई लिंक है या कैसे करना है जी। मोहन सर, आप हो मीटिंग में? जी हाँ सर, मीटिंग में हूँ जी। नहीं मोहन सर आप नहीं, मोहन सर करके हाँ कोई हाँ सर, मैं हूँ इसमें। सर ये इनका क्वेश्चन है कि पेमेंट किस तरह से करना है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन में पैकेज 1 का एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऐप और डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप से ना? हाँ, एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा कैंडिडेट को। ओके और सर, ओके एप्लीकेशन हाँ, डाउनलोड करना पड़ेगा वहां पे। वहां पर वो सारा पैकेज 1 करके एक ये है, उसको आप अगर परचेस करोगे तो आप एक पेमेंट लिंक पे चले जाओगे, वहां से आपको परचेस करना पड़ेगा। ये ओके, क्वेश्चन गोट इट सर, गोट इट। महेंद्र जी, मैं आपसे कॉल करूंगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है।
पूरा ठीक है, डिस्काउंट सुनिए। कूपन कैसे लगाना है, ये सब ऑनलाइन पेमेंट होगी। ठीक है, उसके ओके बाद में पेमेंट होने के बाद आपके सारे कोर्सेज आपके इसमें आ जाएंगे माई कोर्स के सेक्शन में, और सारे कोर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन ओके आपको कैसे करना है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस सारी चीजें आपको पूरा एक्सेस दिया जाएगा, पूरा टाइम शेड्यूल हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसे उन ओके कोर्सों को आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉय वाचिंग दिस सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग। हम मिलेंगे हमारे मंडे के सेशन में एक नए ट्रेनर के साथ, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारे ट्यूसडे के सेशन को। ठीक है, एंजॉय वाचिंग दिस सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग।